जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जिनको दर्शक बहुत पसंद करते हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रोडक्शंस और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत नमस्कार। सर, अभी हमने देखा है कि 28 मार्च से, हालांकि आपने उस पे भी प्रोडिक्शन दी थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है वेस्ट एशिया में। जो कुछ चल रहा है बिटवीन ईरान, अमेरिका एंड इसराइल, उसकी वजह से ट्रम्प अभी कहीं ना कहीं थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं और एक एग्जिट रूट ढूंढते हुए काफी समय से को तलाश कर रहे हैं, कोई एग्जिट रूट मिल जाए, लेकिन फिर से कुछ हो जाता है, वो फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंसे हुए इन शॉर्ट। लेकिन अभी अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प को देखें, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाकर ये सब कुछ किया। मिड टर्म आने वाले हैं 2026 में। क्या आपको नतीजा नजर आ रहा है कि इतना कुछ उन्होंने दांव पे लगाकर जो कुछ किया है, क्या वो मिड टर्म में डोमिनेट करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रम्प का हवाला होने वाला है अब आने वाले समय? मेरा मानना यह है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी थी। लोग समझते हैं कि वो जो भी मन में मनमानी कर रहे हैं, ये एक पागल आदमी मनमानी कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। मगर मुझे विश्वास है कि जो भी हो रहा है, उसके पीछे जो ब्रेन है, वो डोनाल्ड ट्रंप जी नहीं है, वो सिर्फ उसका चेहरा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जी, हेक्सेथ जी, ये सब चेहरा है। और जो भी मन में आए वो करे, वो कहे, उनको एलो किया गया है। मगर जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है, ये सब चीन के खिलाफ है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं, जो भी यूएस में हो रहा है उसको देखते हैं, तो यूएस डॉलर बहुत ही नाजुक माहौल पे पहुंच गया है। यूएस डॉलर, यूएस का डेट जो है वो बहुत बड़ा है। और कुछ देश युआन में ट्रेडिंग करने के लिए, या यूरो में ट्रेडिंग करने के लिए, या कुछ ब्रिक्स के कॉमन करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं। अगर ये होता है तो यूएस का इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। अगर यूएस का ये एडवांटेज है कि यूएस डॉलर कॉमन करेंसी है, उसमें सब ऑयल का ट्रेडिंग और सारा सारा ट्रेडिंग उसमें होता है। सो इसलिए उसे जारी रखने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए जो भी वेनेजुएला में हुआ है, और जो भी अब ईरान में हो रहा है, और जो भी आगे होगा दुनिया में, ये सब एक सोच समझ के किया हुआ स्ट्रैटेजी है। जो जो कॉर्नर किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो फिर से बाउंस करके यूएस डॉलर के सुप्रीमेसी को जारी रखने के लिए कई साल तक ये एक स्ट्रैटेजी है। और डोनाल्ड ट्रम्प जी सिर्फ उसके चेहरा है। मगर और एक बात कहूँगा, दो बात कहूँगा यहाँ पे। एक बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में वर्क करेगा। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बुरे फंस जाएंगे स्ट्रैटेजी से। ये बैकफायर करेगा लॉन्ग टर्म में। मगर अभी शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में ये काम करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि ईरान में जो भी हो रहा है, अब लगता है कि ट्रम्प जी बुरी तरह से फंस गए हैं। यूएस यूएस को जो भी जीत चाहिए था वो नहीं पा सके यूएस ने। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो भी रेजिम है, जो भी की आदमी हैं, की लोग हैं रेजिम में, वो मिट चुके हैं या मिट जाएंगे। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में वो मिट जाएंगे। और जो भी नया आएगा, वो शायद यूएस के खिलाफ कुछ स्लोगन्स सुनाएगा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। मगर बिहाइंड द क्लोज डोर वो यूएस से समझौता करेगा। जो भी पावर में आएगा वो यूएस से समझौता करेगा। और मेन पॉइंट यह है कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है ईरान पे, वो बहुत कम हो जाएगा, और यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो भी ईरान का ऑयल है, वो कहाँ जाता है और किस दाम पे बिकता है, किसको किस दाम पे बेचते हैं उस ऑयल को, ये यूएस के इन्फ्लुएंस में रहेगा ये सारा। इसलिए यूएस को जो भी चाहिए ईरान में, यूएस के डीप स्टेट को वो मिल जाएगा आने वाले महीनों में। ये साफ दिखेगा। अभी तो ऐसा लगेगा कि यूएस हार चुका है, मगर आने वाले महीनों में ये साफ दिखेगा कि यूएस
जीत गया है, यूएस को जो चाहिए था वो मिल गया है और चीन चीन हार चुका है। चीन का इन्फ्लुएंस कम हो गया है और चीन दबाव में आएगा आने वाले साल 2 साल में। ये एक बात है। मगर दूसरी बात ये है कि ये सब स्ट्रैटेजी की जो बात है, ये लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो यूएस में लोग हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यूएस कुछ मिसएडवेंचर किया है, यूएस ने एक दुस्साहस किया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यूएस ने ये कदम ज़्यादा सोच समझ के नहीं मगर ट्रम्प जी के मनमानी के वजह से लिया है और यूएस के लिए ये बुरी बात है, ऐसा लोग सोचेंगे। और ट्रम्प जी के वार्षिक कुंडली को देख के और कुछ मंडेन चार्ट्स को देख के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो भी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें रिपब्लिकन्स बहुत बुरा पिटने वाले हैं। डेमोक्रेट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएगा इस इलेक्शन में। जो भी लोअर हाउस है, जो फुल्ली रिप्लेस किया जाएगा नवंबर में, वो अभी रिपब्लिकन्स के लिए एक नैरो मेजॉरिटी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स को मेजॉरिटी मिलेगा लोअर हाउस में और शायद अपर हाउस में सेनेट में जो रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी है अभी, वो भी निकल जाएगा हाथ से। डेमोक्रेट्स को दोनों हाउस मिल जाएंगे, एटलीस्ट एक हाउस तो मिल जाएगा। इसलिए ट्रम्प जी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दोनों हाउस अपने कब्जे में रहना चाहिए, जो भी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं वो करने के लिए। मगर मोस्ट लाइकली दोनों हाउसेस, सेनेट और लोअर हाउस, उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प जी एक बड़ा दाम पे करने वाले हैं। जो भी किया है ये देश के लिए अच्छा साबित होगा आने वाले साल में, मगर इसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से जंग या फिर हम युद्ध की जो स्थिति है वेस्ट एशिया में उसको देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है नेटो से भी वो कर सके, कोई भी कंट्री जो है फ्रांस से लेके जापान से लेके कोई यूरोपियन कंट्री कोई उनके साथ नहीं आ रही है। यहाँ तक कि श्रीलंका तक ने बोल दिया कि भाई आप यहाँ पर नहीं डॉक कर सकते, रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते हमारे पोर्ट्स पर। तो ये स्थिति है। आपको क्या लगता है कि हाँ। आने वाले समय में कि नेटो का या जिस तरह से उम्मीद कर रहे हैं, इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जीसीसी से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा फंड वहां से मिले इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहां से साथ मिलेगा? और अगर साथ मिलता है तो जो हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एनर्जी और इंटरनेट केबल्स और उस तरह की बात करते हैं, जो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या बदलाव आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ट्रम्प जी ने कहा है हमारी मदद कीजिए, यूरोप के देशों के साथ कहा है कि हार्मूज स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने कह दिया आपकी मदद नहीं चाहिए। ये सब वार के लिए नहीं है, ये सब इसके लिए है कि वार के बाद जो भी ऑयल का ट्रेड होगा, जो भी वहाँ वहाँ से ट्रांसिट करेंगे शिप्स, उनकी उनको बचाने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए ये सब बातें हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक दिखावा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये सब सेटल हो जाएगा और ऐसा रेजिम आ जाएगा जो यूएस डीप स्टेट के कब्जे में रहेगा। यूएस डीप स्टेट जो चाहता है वो करेगा, मगर इंडिपेंडेंस का दिखावा होगा बाहर के लिए। ऐसा रेजिम आएगा और यूएस यूएस जैसे मैंने कहा है, जो भी तेल ईरान से निकलता है उसे कंट्रोल करेगा, कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, किस दाम पे बिकेगा, ये सब यूएस कंट्रोल करेगा। और इसमें जो भी यूएस की मदद करने के लिए रेडी हैं, इस हार्मुज़ चैनल को कंट्रोल करने में यूएस की मदद करेंगे, उन्हें प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बाद में लोगों के खिलाफ, उन देशों के खिलाफ यूज़ करने के लिए, आपने हमारी मदद नहीं की इसलिए आपको दुगना पे करना पड़ेगा या 1 1/2 टाइम्स पे करना पड़ेगा। इस तरह उन पे कुछ दबाव डाला जाएगा आने वाले महीनों में और उसका ये प्रिपरेशन है। मेरा मेरा मानना ये है कि यूएस का बिल्कुल इंटेंट नहीं है कि वहाँ ग्राउंड ट्रूप जा सकते हैं कुछ कुछ लिमिटेड टास्क करने के लिए, मगर जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, जैसे वियतनाम में हुआ था, वैसा यूएस ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेज के वहाँ 2-3 साल तक युद्ध लड़ने रहेगा, वैसा करने का कुछ भी यूएस के मन में नहीं है। ये उनका बिल्कुल स्ट्रैटेजी नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है अभी, मगर बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है
और जो भी हो रहा है वो प्रिपरेशन है एंड गेम के लिए। और एंड गेम ये रहेगा कि शायद अप्रैल 2 से पहले और अप्रैल 17 से पहले आने वाले न्यू मून से पहले ईरान ईरान ये युद्ध समाप्त होगा, यूएस विथड्रॉ हो चुकेगा और ईरान में नया रेजिम आएगा, क्योंकि जो अयतुल्ला 1980 से पावर में है वो तो गया और नया अयतुल्ला जो है ये हम नहीं जानते हैं कि उनका हाल क्या है, वो भी शायद बुरे हाल में है और किसी को लाना पड़ेगा और जो भी नया आएगा इनफाइट होगा। इसलिए और जो भी आएगा उसके मन में डर रहेगा कि मुझे भी उड़ा देगा यूएस और इज़राइल मुझे भी उड़ा देगा। इसलिए वो अंडर द टेबल कुछ डील कर देंगे, कुछ समझौता कर लेंगे यूएसए की आप जो चाहते हैं हम दे देंगे तेल, मगर हमें देश को अच्छी तरह पालना करने दे और जो भी हम कहना चाहते हैं हमारे लोगों से कहने दे। इसलिए कुछ समझौता रहेगा। वो ईरान के लोगों को पावरफुल दिखेंगे, मगर यूएस को जो चाहेगा वो मिलेगा। ये एंड गेम रहेगा और मुझे ऐसा लगता है, शायद अब ऐसा लगता है कि ये बहुत लॉन्ग चलने वाला है, ये वार लंबा चलने वाला है, ऐसा दिखता है लोगों को। मगर आपको शायद याद होगा 5 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो किया था, उसमें आपने मुझसे पूछा था, आने वाले साल में ऐसा एक महत्वपूर्ण इवेंट बताइएगा जो दुनिया को बदल देगा और मैंने कहा था कि अब शायद ये लगता है कि ईरान में कुछ नहीं होने वाला है, मगर मुझे यकीन है कि ट्रम्प जी ईरान पे हमला करेंगे इज़राइल से मिलके और वो दुनिया को बदल देगा और वो हुआ है। उसी तरह मैं अब कहूँगा कि लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ये लंबा चलने वाला है, मगर ये सडनली एब्रप्टली ये एंड होने वाला है, शायद अप्रैल 2 से पहले या अप्रैल 17 से पहले। और ये एंड गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये यूएस के लिए एडवांटेजेस रहेगा, मगर जो एडवांटेज है वो लोगों को बता नहीं सकते हैं और उससे इलेक्टोरली फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए नवंबर में पिट जाएँगे ट्रम्प जी और उनका पार्टी। आप ये कुछ इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चीज को मेंशन भी किया था जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है जिस तरह की स्थिति बन रही है, चाइना भी ताइवान इन्वेजन कर सकता है? कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज नजर आ शायद यूएस चाहता है कि ताइवान पे चीन हमला करे। जो अमेरिका अभी कर रहा है वेनेजुला में, ईरान में और करने वाला है क्यूबा, ग्रीनलैंड के साथ। यूएस का स्ट्रैटेजी ये है कि चाइना को कॉर्नर करे, ऐसा पुश करे, ऐसे कॉर्नर में पुश करे कि चाइना कुछ बड़ा कर बैठे। मगर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये होने वाला है। ये होने वाला है मगर इस साल में नहीं। ये कुछ साल के बाद ताइवान को लेके चीन और यूएस के बीच में कुछ युद्ध शुरू होगा और जैसे मैंने कहा है 2030 2031 में एक महायुद्ध होने वाला है। उसमें चीन और यूएस डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे, मगर तब तक ये नहीं होने वाला है। सो इसलिए 2026 में या शायद 2027 में ये होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी चीन के साथ हो रहा है, चीन का इन्फ्लुएंस दुनिया में कम हो रहा है और जो भी युआन को कॉमन करेंसी बनाने की कोशिश रही है चीन की तरफ से, उस कोशिश पे ऐसा दबाव आ रहा है, वो कोशिश बिल्कुल नाकाम हो रहा है। इसलिए चीन दबाव में आ रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद हमें अच्छी तरह से पता नहीं है कि मगर चीन में भी सिचुएशन बहुत ख़राब है इंटरनली। अंतर्गत जो परिस्थितियाँ हैं चीन में, वो भी बहुत ख़राब हैं शायद पारिश्रमिक तौर से, आर्थिक तौर से और रियल एस्टेट के तौर से। चीन में भी इकॉनमी बहुत स्तंभित हो जाएगा आने वाले साल में और शायद अभी शुरू हो गया है और आने वाले साल 2 सालों में बहुत बिगड़ने वाला है चीन की परिस्थिति और ऐसा वक़्त आएगा जब चीन को लोगों को साथ रखें, इकट्ठा करने के लिए, साथ रखने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा यूएस के खिलाफ मगर वो वक़्त अभी आया नहीं। इसलिए चीन बैकफुट पे रहेगा, बैकफुट खेलेगा और डिफेंस खेलेगा। जो भी बाउंसर्स या जो भी गुगली यूएस चीन की ओर डाल रहा है, वो बैकफुट डिफेंस खेलेंगे अभी इस साल में। जी, बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल मेरे पास आपके लिए है, वो ये कि जिस तरह से हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हालात देख रहे हैं, साथ ही साथ बलूचिस्तान भी काफ़ी हॉट है। तो क्या भारत बलूचिस्तान लिबरेशन में खुलकर
आएगा और साथ ही साथ क्या अफ़गानिस्तान का भी खुलकर समर्थन कर सकता है, ऐसा कुछ नज़र आता है आने वाले समय में? ये एक बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान युद्धों में डूबे रहेगा। आने वाले साल 2 साल में युद्ध रहेंगे। पिछले साल भी मैंने कहा था कि भारत के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ उनका युद्ध होगा और इस साल भी मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जारी रहेगा। ये युद्ध बढ़ता रहेगा और और जो रही बात अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान को सपोर्ट देने की, मुझे ऐसा लगता है कि भारत अफ़गानिस्तान को सपोर्ट देगा, खुल के सपोर्ट देगा। मगर जो भी सपोर्ट बलूचिस्तान को देगा वो खुल के नहीं मगर कवर्ड कवर्ड सपोर्ट देगा। मगर ये ऐसा ऐसा होगा कि भारत अफ़गानिस्तान को खुल के सपोर्ट देगा और अफ़गानिस्तान खुल के बलूचिस्तान को सपोर्ट देगा। मगर ये एक चैनल है बीच में, इसलिए भारत की ओर उँगली नहीं दिखा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंतर्गत मामलों में भारत इंटरफियर कर रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकेगा। इसलिए जो भी भारत कर रहा है और करेगा, वो सोच समझ के करेगा। मगर पाकिस्तान में जो भी सिविल वार है बलूचिस्तान के साथ, जो भी बाहर का युद्ध है अफ़गानिस्तान के साथ, वो सब चलता रहेगा और अनफॉर्च्युनेटली 2028 अंत होने से पहले पाकिस्तान टुकड़ों में बँटने वाला है। पाकिस्तान कुछ हिस्सों में बँटने वाला है। ये एक एक देश नहीं रहेगा 2029 तक। ये मुझे कॉन्फिडेंस है और उसकी उस ओर बेसिकली बहुत सारा प्रोग्रेस रहेगा। इस साल में पाकिस्तान स्लोली ड्रिफ्ट करेगा डिसइंटीग्रेशन की ओर। जी। ओके, अब हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जो महायुद्ध है उसकी वजह से ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस बने हुए हैं और हाँ। भारत में हमने देखा है कि लेटली भारत सरकार ने जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी काफ़ी तेज़ की है। लेकिन एक्सट्रैक्शन को लेकर लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है, लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि भई हमारी जो क्रूड जो इम्पोर्ट होता है वो ज़्यादातर जो 90% रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम उस अब्रॉड से लाके पूरा करते हैं। हम कब एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे? जैसे कि अंडमान बेसिन है जहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर बड़े तेल और इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस साल ये एक साल लगेंगे, ये अभी होने वाला नहीं है। मगर भारत के पिछले शनि गुरु युति कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी अंडमान निकोबार में फाइंड्स मिले हैं, वो बहुत एडवांटेजेस रहेंगे, उनका उनका बहुत फ़ायदा होगा। मगर अभी नहीं, 2030 के समीप में उससे फ़ायदा होगा। मगर भारत भारत के वो 20 साल की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी वक़्त चल रहा है 2026, 2027, 2028 इस वक़्त में क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए भारत के जो रिफ़ाइनरीज़ हैं, उनका महत्व बढ़ेगा दुनिया में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ बाहर से क्रूड को इम्पोर्ट करके, उसे रिफ़ाइन करके, उसे भारत में जो उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो ही नहीं, मगर बाहर के क्रूड को रिफ़ाइन करके उसे बाहर भेज देना, दूसरे देशों को भेज देना, ये भी आने वाले 2-3 सालों में बढ़ने वाला है भारत में। कैसे होगा ये मुझे पता नहीं। मगर भारत दुनिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दुनिया को बेचने के बिज़नेस में भारत का हाथ बढ़ेगा आने वाले 2-3 सालों में। शायद ईरान ईरान में जो ऑयल है कुछ भारत की ओर डाइवर्ट होगा और भारत उसे रिफाइन करके कुछ देशों को बेचेगा। कुछ कुछ यूएस और भारत के बीच में कुछ समझौता शायद हो गया है अंडर द टेबल या होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में और भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये विन-विन होगा, भारत के लिए विन होगा, ईरान के लिए विन होगा और जो भी अदर देश इसमें दूसरे देश इसमें शामिल है, उनके लिए विन होगा और यूएस जो सभी चला रहा है, जो ये ऐसा सारा खेल रचा रचा रहा है, यूएस के लिए भी फ़ायदा होगा। ये फ़ायदेमंद काम होगा मगर भारत का हाथ बढ़ेगा, क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन जी। करने के बिज़नेस में। जी, तो लेकिन एक सवाल और इस पूरी सिचुएशन से निकल के आता है, जिस तरह से हमने देखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो लिवरेज है वो ईरान के हाथ में हाँ। है और वो जिस तरह से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है इस वॉर में। इस सब को देखते हुए एक तो बात समझ में आती है कि सप्लाई चेन रूट और ये सारा कुछ जिसके पास है उसकी बादशाहत है। क्या भविष्य में जो भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है और कोस्ट लाइन और वो सारा कुछ क्योंकि भारत की लंबी कोस्ट लाइन है,
उसका क्या आपको भविष्य नज़र आता है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेके मलाका ये सारा कुछ भारत के कंट्रोल में आ सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन है। आने वाले 2-3 सालों में शिपिंग राउट्स पे जो भी भारत ने मलाका में पिछले कुछ सालों से किया है, पिछले दशाब्द से भारत ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, वो बहुत सोच समझ के किया है, वो लॉन्ग टर्म विज़न से किया है और उसका फ़ायदा होगा आने वाले कुछ सालों में। और जो भी अभी टेंशन्स हैं हार्मुज़ के स्ट्रेट को लेके, ये सारे मेरे हिसाब से ये सारे टेम्परेरी हैं। ये लंबे लंबे टिकने वाले नहीं हैं। कुछ समझौता आ जाएगा यूएस और ईरान के बीच में और ईरान फ्रीली मूव करने देगा शिप्स को वहाँ से और बदले में जो भी ईरान के ऑयल पे जो सैंक्शंस थे यूएस उन्हें निकाल देगा और ईरान ईरान को ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो भी नया रेजिम है वो उस पैसे से खुश रहेगा और कुछ पैसा वो खाएंगे कुछ पैसा यूएस खा सकता है और चीन को नुकसान होगा मगर ईरान को फ़ायदा होगा, यूएस को फ़ायदा होगा और भारत ने जो रोल प्ले किया है पिछले कुछ हफ्तों में, वो बढ़ने वाला है आने वाले कुछ सालों में और मुझे जैसे मैंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने के बिज़नेस में भारत का हाथ बढ़ने वाला है आने वाले 2-3 सालों में। सो ये शायद ये भी एक फैक्टर रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे न आपने कहा है, ये शिपिंग राउट्स पे इन भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो आने वाले कुछ सालों में बढ़ने वाला है और यूएस उसे माइंड नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि भारत जो है वो एक साथ में भारत के भरोसा आता है और दुनिया भर में भारत पे ट्रस्ट किया जाता है। जो आपने कहा कि भारत का जो रोल है वो बढ़ने वाला है। क्या जो स्थिति बनी है वेस्ट एशिया में कहीं न कहीं जो गल्फ नेशंस हैं, उनका भरोसा अमेरिका से उठा है क्योंकि जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी उनका पैक्ट है और कहीं न कहीं उनको लगता है कि अमेरिका की प्रायोरिटी पे हम नहीं हैं। हुँ, क्या हुँ। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भारत एक नेट डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया और पूरे वेस्ट एशिया में आगे बढ़े? भारत के पिछले ये 2020 से लेकर 2040 तक का जो 20 साल का चक्र है, जो सैनिक गुरु युद्ध कुंडली है, उसमें डी24 चार्ट जो है, वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है। उसमें थर्ड हाउस में मार्स है और वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो 6 लॉर्ड इन द थर्ड हाउस गिविंग विपरीत राजयोग दे रहा है, इसलिए और मार्स डिफेंस टेक्नोलॉजी को दिखाता है और उनकी दशा 2027 और 2028 में आने वाला है। इस 20 सालों में मंगल की दशा तब आने वाली है उस नक्षत्र दशा कंप्यूटर उस डी24 कुंडली में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2027 और 2028 में डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत का बड़ा हाथ बढ़ेगा। भारत का हाथ बहुत बढ़ेगा और भारत का जो अभी रेपुटेशन बढ़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल, वो और कुछ होगा और भारत का रेपुटेशन और भी बढ़ेगा। भारत और मशहूर हो जाएगा डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए और आने वाले 2 सालों में भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा बिज़नेस करेगा सारी दुनिया में। सिर्फ़ मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट में नहीं, मगर सारी दुनिया में भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी बड़ा बिज़नेस करेगा आने वाला। जी। जी। आप ये तो डिफेंस की बात हो गई, लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो भारत की जो इकोनॉमी है, वो टच वुड काफ़ी अच्छे रेट के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम भारतीय इकोनॉमी की बात करते हैं, थोड़ा डिफरेंट उससे, हमने देखा है कि भारत का जो यूपीआई है, वो ग्लोबली काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे देश उसको अपना भी रहे हैं। क्या ऐसा हाँ। हो सकता है कि ये आने वाले समय में जो इंडियन इकोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल साबित हो और जो रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल करेंसी बनाने में एक कारक साबित हो सकता है और कब तक ऐसा आपको लगता है कि भारतीय जो रुपया है वो एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है? जो यूपीआई है, जो भारत का डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हाथ बढ़ेगा दुनिया में और कुछ देश उसे अडॉप्ट करने के या उसे बारो करने के सोच में डूबेंगे कुछ देश और और भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहेगा फाइनेंशियल वर्ल्ड में आने वाले कुछ सालों में। मगर रूपी जो है, भारत का रूपी जो है, वो वो स्टैंडर्ड करेंसी अभी बनने वाला नहीं है। शायद 2030s में ये मुमकिन है, 2030s में मुमकिन है, मगर अभी ये होने वाला नहीं है। अभी जो युद्ध चल रहा है, युआन
यूरो और डॉलर के बीच में। यूरो झुक जाएगा, मगर युआन और डॉलर के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो चलता रहेगा। और भारत के लिए शायद ये अच्छी बात है कि डॉलर का अल्टरनेटिव रूपी नहीं देखा जाता है, ये युआन देखा जाता है। ये भारत के लिए अच्छी बात है। इसलिए यूएस को ऐसा लगेगा कि जो मेन दुश्मन है वो चीन है। ऐसा ही रहना चाहिए। भारत को यूएस का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। यूएस का दुश्मन चीन रहेगा और डॉलर का दुश्मन युआन रहेगा, और दोनों लड़ेंगे, और उस लड़ाई में दोनों वीक हो जाएंगे। और यूएस वीक हो जाएगा मगर गिरेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा, मगर चीन तो कोलैप्स हो जाएगा, कि चीन तो टुकड़ों में बट जाएगा। और तब जब डॉलर वीक हो चुका है उस युद्ध के बाद 2030 में, तब डॉलर को रिप्लेस कर सकता है रूपी। और तब डॉलर कुछ भी फाइट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अभी तब तक कमजोर पड़ चुके होंगे। इसलिए ये ऐसा होगा कि भारत यूएस के साथ नहीं लड़ेगा, चीन को लड़ने देगा, और अंत में आके क्लेम कर देगा टॉप स्पॉट को। ये 2030 में होगा। मगर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दुनिया को अच्छा लगेगा। 2014 से लेके जो भी भारत में हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, और सारे देश इसको अडॉप्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उसको अपनाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जो हैं वो दर्शक, जब हम इस तरह का कोई शो करते हैं, वो कहते हैं कि भई हमारे बहुत सारे सवाल हैं कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री या फिर न्यूक्लियर हुँ। हम एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स और अपना हमारा खुद का चैट जीपीटी, कावेरी और ये सारे कुछ हमारे पास कब होगा? हमारा खुद का इंजन कब बनेगा? आपको इन सारे जो छोटे-छोटे सवाल अक्सर दर्शकों के होते हैं, इन पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालाँकि बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ पूछी हैं आपसे। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अ, अभी भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, वो स्लोली इम्प्रूव होगा। और भारत का फोकस रहा है सर्विसेज, बेसिकली इनोवेशन पाश्चात्य देशों में होता आ रहा है, और भारत में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते एक एक कंट्रैक्टर बन रहा है भारत दुनिया के लिए। और जो भी इनोवेशन है, जो भी आईपी है, वो सारा यूएस में है, या अभी चीन थोड़ा सा कैचअप कर रहा है यूएस के साथ, और यूरोप भी स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रांग है, मगर भारत उस तरफ नहीं सोचा था पिछले सालों में। मगर ये 2020 से लेके 2040 का जो सैनिक युद्ध कुंडली है भारत का, उसके D24 के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इन 20 सालों में भारत अपना अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाएगा इन सारी बातों में, जो भी एविएशन है, एविएशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारे फील्ड्स में, सारे क्षेत्रों में भारत अपना टेक्नोलॉजी, अपना खुद का टेक्नोलॉजी बना देगा और बढ़ जाएगा। मगर ये चीन और यूएस के साथ मुकाबला अभी नहीं कर सकेगा भारत। ये 2040 के बाद होगा। 2040 से लेकर 2060 तक का जो कुंडली है, उसके D24 में लग्नेश शनि लाभ में है, और योगकारक शुक्र के साथ हैं, और गुरु भी उनके साथ है। उनका डिस्पोजिटर एक बहुत बड़ा राजयोग है जो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है। फिफ्थ हाउस भी बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी, और उसके साथ नए टेक्नोलॉजीज बनाना और दुनिया को टेक्नोलॉजी में लीड करना, ये सब 2040 के बाद होगा भारत में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं होगा, अब होगा, मगर भारत फिर भी दूसरे रंग का पावर बताया जाएगा। चीन और यूएस बड़े पावर बताए जाएंगे, और भारत जी। सेकंड लेवल का पावर रहेगा। ये अच्छा है, ये बुरी बात नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। मगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि 2040 के बाद भारत बढ़ेगा। और इस वक्त में भी, ये 2020 से 2040 तक का जो वक्त है, तब भी डिफेंस के टेक्नोलॉजी में भारत का हाथ बढ़ेगा। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, उन सेक्टर्स पे भारत फोकस करेगा। और पर्टिकुलरली 2030 तक तो जो भी युद्ध आने वाला है, उस युद्ध में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जैसे ड्रोन्स हैं, और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए वेपन्स होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ माइक्रो वेपन्स और नैनो वेपन्स, कुछ छोटे-छोटे वेपन्स, मुझे ये हुँ। पता नहीं है कि वो कैसे दिखेंगे, वो क्या करेंगे। मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर कुछ माइक्रो और नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा आने वाले युद्ध में। और भारत को उस तरफ
फ़ोकस करना होगा आने वाले कुछ सालों में और वहाँ कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। चीन और यूएस के मुकाबला करने के लिए कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। मगर 2030 के बाद सारी दुनिया का फ़ोकस रहेगा रीडेवलपमेंट पे। सो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में डिफेंस पे फ़ोकस रहेगा। जो मैंने मंगल की दशा बोली थी 2027-2028 में, वहाँ डिफेंस टेक्नोलॉजी पे फ़ोकस रहेगा और 2030s में जो भी टेक्नोलॉजी रिकंस्ट्रक्शन के लिए रहेगा, उस पे फ़ोकस रहेगा। मगर लेट 2030s में एक ऐसा सज जाएगा, क्रिएटिव सज जाएगा भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में कि 2040 से लेके 20 साल तक ऐसा लीड करेगा दुनिया को जैसे 1950s, 1960s, 1970s में यूएस ने लीड किया था सारी दुनिया को। उस तरह भारत लीड करेगा सारी दुनिया को और लोगों को पेशेंट रहना पड़ेगा। थिंग्स डोंट हैपन इन अ डे, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। लोगों को पेशेंट रहना पड़ेगा और जो भी अब इम्पोर्टेंट है उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। मगर मुझे पूरा यकीन है कि 2040 के बाद भारत टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनेगा दुनिया में। ये अच्छा समाचार है क्योंकि दर्शकों को ये बीच में ये बड़ी क्वेरीज आती हैं इन सारी चीजों को लेकर। अब फाइनली उसका जवाब मिल गया और ऑफ कोर्स सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और किस हाँ, हद तक क्या किस लेवल पर पहुंचे हैं ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक चलते चलते एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे देश में कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, हालांकि हाँ, हमारे यहाँ तो साल भर कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। तमिलनाडु सबसे पहले तो अभी वेस्ट बंगाल में ही चुनाव है, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर उसके बाद 2027 में यूपी असेंबली इलेक्शंस भी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आएंगी? तमिलनाडु में क्या होगा? बीजेपी को थोड़ा सा बढ़त मिलेगी? उत्तर प्रदेश में योगी जी वापस आएंगे? कैसे आपको ये समीकरण नजर आते हैं? रही बात उत्तर प्रदेश की तो कांग्रेस इस साल में बहुत बड़ा पिटेगा और कांग्रेस में ऐसी चर्चाएं आएंगी कि क्या राहुल गांधी सही नेता है या उनको रिप्लेस करके कुछ और को लाना है। इस तरह की चर्चा आएगी कांग्रेस पे। इस साल में कांग्रेस को डेथ ब्लो मिलेगा। इस साल में जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कांग्रेस बहुत बड़ा पिटेगा। इसलिए कांग्रेस एक बड़ा प्लेयर नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो अभी उनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है। उनकी वार्षिक कुंडली आने वाले इलेक्शंस के समय में जो चलता रहेगा, वो डिसेंट है, मगर वो इतना अच्छा नहीं है कि वो फिर से पावर में आ सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पावर में रहेगा इस इलेक्शन के बाद 2027 में। और रही बात तमिलनाडु की, तो मुझे स्टालिन जी और उन सारे लोगों की कुंडलियाँ मेरे पास नहीं है। मगर अन्नामलई जी की कुंडली मेरे पास है, बीजेपी की कुंडली है, अमित शाह जी, मोदी जी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ इम्प्रूव करेगा, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा बीजेपी के पोजीशन में। और अन्नामलई जी जो हैं, सारे लोग समझते हैं कि उनमें बहुत ही अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो बड़े लीडर हैं। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि वो एक दिन 2 इलेक्शन साइकिल्स में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और शायद एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उतना पोटेंशियल उनकी कुंडली में है। मगर इस साल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो पॉसिबल है। मगर इस साल मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ग्रोथ है, वो इट विल स्टार्ट इन द अर्नेस्ट। उनका उनका राजनीति में बढ़ना, राजनीति में बड़ा होना, उस तरह बहुत सारे स्टेप्स होंगे। इसलिए अन्नामलई जी और बीजेपी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट लाएँगे। मगर क्या स्टालिन जी को हरा सकते हैं या नहीं, मैं नहीं बता सकता। शायद नहीं हरा सकते हैं, मगर ये एक बड़ा पावर बन जाएँगे तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। और आने वाले इलेक्शन साइकिल में ज़रूर अन्नामलई जी मुख्यमंत्री बन जाएँगे तमिलनाडु के। और रही बात वेस्ट बंगाल की, तो ममता बनर्जी की अच्छी दशा खत्म हो चुकी है, उनकी बुरी दशा आ चुकी है। और मुझे और उनके उनकी उनकी दशाओं को, उनके गोचार को और उनकी वार्षिक कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट वल्नरेबल शी हैज़ एवर बीन। उनको हराने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए भाजपा के लिए इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा मौका है और उनको अच्छा कैंपेन करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इन्वॉल्व करना है। और मुझे मुझे
मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा वेस्ट बंगाल में। मुझे ऐसा लग रहा है जो प्रेडिक्शन आपने की वो बात खुद ममता बनर्जी भी खुद मान चुकी हैं, क्योंकि काफी वो झुंझलाहट वाले स्टेटमेंट सुन के आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ बोला कि जहन्नुम जाएगा जो बंगाल को टारगेट करेगा, समथिंग समथिंग, मतलब कुछ अच्छा। भी बोल देती हैं। तो खैर काफी उनको 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 इंटरेस्टिंग कॉल बन रहा है। उनको फिर से मिटा के उनको बेसिकली उनको कुचलने का समय है ये। उन्हें ये जी। मौका नहीं देना चाहिए। हारने के बाद उन्हें कुचल के राजनीति से बाहर करना चाहिए भाजपा को, और ये मुमकिन है। जी, इस बार तो लग रहा है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इक्वेशंस बन रही हैं, भाजपा अच्छी रणनीति के साथ उतरी है ग्राउंड पर। तो रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं कि बेहतर नतीजे आ सकते हैं वेस्ट बिल्कुल, बंगाल में। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल को बड़े बदलाव की जरूरत है, डेफिनेटली, जो बिल्कुल। स्थिति वहां पर है। पिछले पिछले इलेक्शंस में उन्होंने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे जिन्हें नहीं हम्म। देना था। इसलिए इस बार कोशिश करनी चाहिए कि करेक्ट लीडर्स को चुने और उन्हें टिकट दे दे। और एक बात है कि जहाँ भी आरएसएस कैंपेन करता है, वहाँ भाजपा अच्छा करता है, और आरएसएस को वहाँ कैंपेन करने दें और उनकी उनकी एडवाइस को लेके अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा करें। और ममता बनर्जी इज़ वेरी वल्नरेबल, वो हट जाएँगे। और मैंने पिछले कहा था केजरीवाल के बारे में पिछले इलेक्शंस में कि वो हार जाएँगे, वो जेल भी जाएँगे। मैं 3 साल पहले कहा था मैंने। जी। तब मैंने ये भी कहा था कि वो फिर से वापस आएँगे। इसलिए केजरीवाल जी गिर के भी फिर से वो राइज़ होंगे, मगर ममता बनर्जी की कुंडली ऐसा कहता है कि वो गिर जाएँगे और गिर के रहेंगे। इसलिए मायावती की उन्हें तरह। हाँ? हाँ, मायावती की तरह। मायावती की तरह। जो भी मायावती जी के साथ हुआ था, वो ममता बनर्जी के साथ हो सकता है, और ये वक़्त है। इसलिए भाजपा को अपना बेस्ट फुट आगे रखना चाहिए इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सभी सवालों पर आपने इंटरेस्टिंग जवाब दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।